नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताने कि दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीरें सीधा आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, जेपी नड्डा को देख सकते हैं, जिन्होंने पीएम मोदी को माला पहना करके उनका स्वागत किया। साथ में अमित शाह मौजूद है इस बैठक में। नितिन गडकरी भी साथ में आप देख सकेंगे, नितिन गडकरी भी यहाँ पर मौजूद है। पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद है। तो पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह बैठक में मौजूद है। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल भी इस बैठक का हिस्सा है, बैठक में मौजूद है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो जेपी नड्डा ने गर्मजोशी के साथ फूल की माला पहना करके उनका स्वागत किया यहां पर। और साथ में नितिन गडकरी भी मौजूद थे, पीयूष गोयल भी इस बैठक का हिस्सा है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अहम बैठक बीजेपी संसदीय दल की जो कि शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है, नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद है। और जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का सम्मान किया, उन्हें माला पहना करके यहाँ पर। तो पीएम मोदी बैठक में शामिल है। बीजेपी संसदीय दल की ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। शुरू हो चुकी है बैठक और कई लोग इसमें, तमाम गणमान्य लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है। जेपी नड्डा, अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत जो था वो किया गया, सम्मान पीएम मोदी को दिया गया यहाँ पर जेपी नड्डा के हाथों। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद है, नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं बीजेपी संसदीय दल की बैठक की। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं माफिया अतीक अहमद की। जी हां, बड़ी खबर, माफिया अतीक अहमद की आज कोर्ट में पेशी है। अब से थोड़ी देर बाद एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि उमेश पाल किडनैपिंग मामले में सुनवाई होगी। किडनैपिंग मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज की जेल लाया गया है। अशरफ के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज है। अशरफ की भी आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो उमेश पाल किडनैपिंग मामले में आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज की जेल लाया गया है और कल भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रयागराज दोनों भाइयों को लाया गया। अशरफ के खिलाफ भी कई मामलों में जो है मुकदमे दर्ज हैं। तो अशरफ की भी आज कोर्ट में पेशी होनी है। माफिया अतीक की आज कोर्ट में पेशी होनी है। 11 बजे का वक्त है और देखना होगा कि जब पेशी होगी, जब 17 साल का इंतजार आज खत्म होगा और उसके बाद में क्या मुकदमा में सुनवाई के दौरान क्या फैसला लिया जाता है, इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो उमेश पाल किडनैपिंग का ये मामला है जिसमें आज अहम सुनवाई होने जा रही है एमपी एमएलए कोर्ट में। तो उमेश पाल किडनैपिंग मामले में आज फैसला आ जाएगा। सबको इंतजार पिछले कई सालों से। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा प्रयागराज कोर्ट का हम रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल सबसे पहले ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, कोर्ट के बाहर कैसी हलचल आपको महसूस हो रही है वहां पर, और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसके लिहाज से कैसे इंतजाम आप देख पा रहे हैं? तो बिल्कुल देखिए, हम विजुअल के जरिए दिखाते हैं। ये एमपी एमएलए कोर्ट है और यहाँ पर देखिए सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं। करीब 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की यहाँ तैनाती की गई है। और सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो दोनों तरफ से, यानी इस रोड के दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। आरपीएफ की भी तैनाती की गई है। आरपीएफ के करीब 200 जवान इसके आसपास और चारों तरफ है, जिससे कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा अधिवक्ता यहाँ ना आए जिसकी यहाँ ज़रूरत नहीं हो। और अपील भी की गई है इसी को लेकर कि जिनका काम नहीं है वो यहाँ ना आए, चूँकि मामला बेहद सेंसिटिव है। और किस तरह से अतीक अहमद को साबरमती जेल से यहाँ लाया गया, और ये आज का दिन वो दिन होगा जब आरोपी जो अतीक अहमद है, आरोपी जो अशरफ है, वो आज अभियुक्त बन जाएगा। आरोपी से अभियुक्त बनने का आज का ये दिन है जिस दिन अतीक अहमद, अभी तक आरोपी था, 100 से अधिक मामले थे और लेकिन अभी तक ये सिर्फ आरोपी की श्रेणी में था। लेकिन आज अतीक अहमद जो कि प्रयागराज का माफिया है, उसका भाई अशरफ, वो दोनों भाई आज आरोपी से अभियुक्त बन जाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट सामने है और 11 साढ़े 11 बजे का वो वक्त होगा जब नीरज, ऐसे में एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पर नीरज, क्योंकि दोनों भाई अब एक ही जगह पर हैं, तो क्या दोनों भाइयों को एक साथ लाया जाएगा यहाँ पर सुनवाई के लिए, या फिर अलग अलग वाहनों से दोनों भाई आएंगे?
इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए दोनों भाई अलग अलग वाहनों से आएंगे। एक में फरहान और अशरफ आएगा और एक गाड़ी में अतीक अहमद आएगा। यानी दोनों भाइयों की जो गाड़ी है वो अलग अलग है। बातचीत करने का कोई मौका रास्ते में नहीं मिलेगा। हाँ, कोर्ट के अंदर जरूर दोनों की मुलाकात होगी और कोर्ट में भी सिर्फ उन्हीं अधिवक्ताओं को बुलाया गया है जिनकी यहाँ ज़रूरत है। बाकी लोगों से अपील की गई है कि वो यहाँ पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं, चूँकि मामला बेहद सेंसिटिव है। और आज का वो दिन यानी 28 तारीख, जिस दिन अतीक अहमद को सजा होगी, यानी कि आरोपी से अभियुक्त बनने का आज का अतीक अहमद का दिन है और आज का दिन बेहद खास है। अगर बात करें कि आज सजा का फैसला हो जाएगा, सजा सुना दी जाएगी, तो सजा के बाद शिकंजा जो है अतीक अहमद पर और भी ज्यादा कस जाएगा। ऐसे में गुजरात जाने की राह जो है और कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो वापस वहीं जाना चाहता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आज सज़ा सुना दी जाती है तो उसके बाद अतीक अहमद को फिलहाल तो नैनी जेल ले जाया जाएगा। और अगर पुलिस यहाँ पर एप्लीकेशन डालती है और उसकी सुनवाई भी आज ही हो जाती है कि जो तमाम मामले हैं जिनमें अतीक अहमद, अशरफ और तमाम जो उसके साथी हैं उनसे पूछताछ करनी है, तो अगर उस पर जो जज हैं वो अगर कह देते हैं कि हाँ अतीक से पूछताछ करिए और उसको पुलिस कस्टडी में दिया जाए, तो वो और दिन यहाँ पर रुक सकता है, वरना अतीक अहमद वापस साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। जी ठीक है नीरज, एक चीज और यहाँ पर आपसे हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल हमने देखा काफिला पूरा आ रहा था तो साथ में अतीक का परिवार मौजूद था। अतीक के जो गुर्गे थे वो भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो सुरक्षा घेरा था वो बहुत टाइट कर रखा था, किसी को एंट्री नहीं हुई। ऐसे में अगर हम कोर्ट के बाहर की बात करें तो परिवार की तरफ से कोई पहुंचा है क्या अतीक के, क्योंकि बहनें लगातार कल साथ में चल रही थी? जी देखिए, कल रास्ते की बात अलग थी, आज फैसले का दिन है, तो उसको लेकर देखिए एक बार फिर से हम दिखाएंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। जो तमाम आप गेट देखिए, ये एमपी-एमएलए कोर्ट का गेट है, जो जजेस हैं वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। देखिए सुरक्षा किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था है, गेट पर भी है, सड़क पर भी है, और जो लोग अंदर आ रहे हैं उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप अगर इस केस से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था हो सकती है। तो कुल मिला के कहा जाए कि हर तरह से सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन प्रयागराज पुलिस के लिए बेहद अहम है, बहुत ही अगर कहा जाए कि सेंसिटिव है तो गलत नहीं होगा। आज बेहद जिम्मेदारी है और 11:30-12 का वो वक्त होगा जब अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल के अपडेट हम लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि उमेश पाल हत्याकांड है क्या, और उमेश पाल हत्याकांड में आखिर अब तक क्या क्या हुआ है, उसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। चलिए उनके जरिए जल्दी से आपको हम समझा देते हैं। दरअसल 24 फरवरी बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। जी हां, आप समझिए, सिलसिलेवार आपको तारीख वाइज हम यहां पर बता रहे हैं कि किस तारीख को क्या हुआ था। तो उमेश पाल हत्याकांड में अब तक क्या हुआ। माफिया अतीक के परिवार पर हत्या का आरोप लगा कि जो जिन लोगों ने हत्या की वो अतीक के गुर्गे थे। अतीक का परिवार इस हत्या की वारदात में शामिल था। इसके अलावा 25 फरवरी वो तारीख जब अतीक के पूरे परिवार को इस मामले में नामजद किया गया। जी हां, 25 फरवरी आते आते पूरे परिवार को इस मामले में नामजद करार दे दिया गया। इसके अलावा आपको बताएं कि अतीक को पूछताछ के लिए अहमदाबाद से यूपी लाने की तैयारी जो थी उसका पूरा मसौदा तैयार किया गया 25 फरवरी को कि अतीक को कैसे पूछताछ के लिए अहमदाबाद से लाया जाए। इसके अलावा 1 मार्च वो तारीख जब अतीक के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, यानी अब अतीक ने भी तैयारी कर ली थी कानूनी लड़ाई लड़ने की, लिहाजा वकील ने याचिका दायर की और वकील ने याचिका में अतीक के उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करने का विरोध किया कि अतीक को उत्तर प्रदेश नहीं लाया जाए, यहां पर ट्रांसफर नहीं किया जाए। इसके अलावा आरोप यह भी लगाया गया कि अतीक का फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। ये तमाम बातें जो थी वो अपनी दलील में अतीक के वकील ने कही और साथ ही साथ इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कहा कि अगर यूपी लाया जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में अतीक को लाया जाए। ये तमाम बातें 1 मार्च को। इसके अलावा जब अगला दिन निकलता है यानी कि 2 मार्च की तारीख आती है तो 2 मार्च को अतीक की याचिका पर जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया कि जल्द से जल्द अतीक की याचिका पर सुनवाई जो है वो हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज स्वीकार की और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख जो थी वो मुकर्रर कर दी कि 17 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई जो है वो होगी। इसके बाद तारीख आती है 17 मार्च। 17 मार्च को अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई जो थी वो टल गई और 17 मार्च को ये सुनवाई टली। अतीक के जो वकील थे उन्होंने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने के लिए
समय मांगा था ताकि हमें और भी दस्तावेज जमा करने, आप हमें समय दीजिए। याचिकाकर्ता का जो वकील था, याचिकाकर्ता के वकील ने बहस करने में असमर्थता जताई थी 17 मार्च को, क्योंकि आपको बता दें कि जब 17 मार्च को सुनवाई होनी थी तो वो क्यों टली, वो सब आपको हम बता रहे हैं कि मामला जो था वो अगली सुनवाई तक के लिए टल गया था 17 मार्च आते आते। और उसके बाद में फिर जब अगली तारीख जो आती है इस पूरे मामले में, इस केस से जुड़ी हुई, यानी 17 मार्च के बाद जो अगली तारीख है वो है 26 मार्च। अब 26 मार्च को क्या हुआ वो भी आप समझ लीजिए। 26 मार्च को कोर्ट के आदेश के बाद अतीक को लेने के लिए अहमदाबाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो थी वो पहुंच गई, यानी 26 मार्च को पुलिस वहां पर पहुंची। यूपी पुलिस का काफिला जो था वो अतीक को लेकर गुजरात से निकलता है 26 मार्च को, क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तैयारी के साथ साबरमती जेल पहुंची थी। और साथ ही साथ फिर 27 मार्च को क्या हुआ वो भी आप समझिए। 27 मार्च को यूपी पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज के नैनी जेल पहुंच जाती है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। कड़ी सुरक्षा थी, कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक को नैनी जेल जो था वो पहुंचाया गया पुलिस के जरिए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक नाम और था इस बीच, और वो नाम था अतीक के भाई अशरफ का। जी हां, अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल लाया गया और उसे भी कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया यहां पर। और आज जब है 28 मार्च, यानी कि आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज अतीक और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी होनी है। और ये जो पेशी है वो प्रयागराज का एमपी एमएलए कोर्ट इस पर आज फैसला सुनाने जा रहा है, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्योंकि आपको हम बता दें, जब फैसला आएगा तो वो फैसला जो जिन लोगों ने अभी तक इस माफिया की वजह से अपनों को खोया है उनके लिए राहत भरा फैसला होगा, क्योंकि सर कोई चाहता है उमेश पाल का अपहरण जिस तरीके से हुआ, उमेश पाल अपहरण के मामले में कोर्ट जो है वो आज अहम फैसला सुनाने जा रहा है। और जो उमेश पाल का परिवार है वो सिर्फ यही चाहता है कि जिस तरीके से उनका बेटा गया है, जिस तरीके से उनकी पत्नी ने अपने पति को खोया है, उसी तरह से इसको भी कम से कम सजा जो है वो फांसी की होनी चाहिए। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। और अब आइए रवि मिश्रा का हम रुख कर लेते हैं जो प्रयागराज में है। रवि, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार, क्योंकि अब से थोड़ी देर का समय बचा है जब अतीक अहमद को लाया जाएगा, उसके भाई अशरफ को लाया जाएगा, ऐसे में वहां पर कैसी हलचल फिलहाल आपको नजर आ रही है? रवि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम अपने सहयोगी रवि से जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे, क्योंकि रवि के पास पुख्ता जानकारी है। और रवि के पास, आपको बता दें कि माफ करना, राहुल है हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हमारे साथ, और राहुल के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्योंकि राहुल की नजर कल से पल पल की हर अपडेट पर बनी हुई है। और ठीक है जी राहुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मेरी, आप तक पहुंच रही है? जी राहुल, सुन पा रहे हैं हम। राहुल, बताइए जरा, कोर्ट के बाहर कैसी हलचल आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वहां पर? अभी जो नैनी सेंट्रल जेल है, तो नैनी सेंट्रल जेल के सामने खड़े हुए हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं इस तरह से छावनी की तरफ तब्दील हुई है। ये देखते हैं कि ये पूरी नैनी सेंट्रल जेल है। एक जमाना था, एक टाइम था कि नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद और अशरफ की बोलबाला था, लेकिन आज कहीं न कहीं अतीक अहमद का जो बोलबाला खत्म दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि जो अतीक अहमद अपने मूंछों पे ताव देकर अंदर जाया करता था और आया करता था, आज यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कहीं नहीं शासन और प्रशासन का जो भय है, भय उसे दिखाई दे रहा है कि भय है। भय अगर नहीं होता तो आज उसके मिलने वाले जुलने वाले, पहले वो अगर जेल से निकलता था तो उसे मिलने जुलने वाले भी यहाँ तांता लगाए खड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी कोई मददगार, कोई मिलने वाला, कोई जुलने वाला नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को अपने दिखाई करते हैं कि किस तरह से पुलिस की छावनी है, वो छावनी दिखाई दे रही है, सिर्फ और छावनी है। देख सकते हैं ये छावनी लगी हुई है, और एसएचओ और डीसीपी, एसीपी सब मौजूद हैं। सिर्फ अब ले जाने की तैयारी अब लगी है। कोर्ट परिसर में कितने बजे तक ले जाएंगे, ये 11 बजे कोर्ट वहां पहुंचना है। और इस समय आपको बता दें 10:15 किलोमीटर हो रहा है, और प्रशासन यहाँ पर जो रास्ते भी इसकी भी छोटे है, गाड़ियां जो है खड़ी हुई है, और अंदर लेकर के बाहर यहाँ पे 2 गेट हैं नैनी सेंट्रल जेल में जाने के लिए। अंदर उस साइड से एंट्री है, ये आने की एंट्री उस साइड से था, लेकिन जाने के तक आपसे बता दें जाने की एंट्री है।
जी राहुल, आप जो तस्वीरें हमें आई दिखा पा रहे हो, तस्वीरों से हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि ये जो कोर्ट है इसके 2 गेट बनाए गए हैं वहां पर। अब ऐसे में इस बारे में कोई जानकारी कि अतीक को किस गेट से अंदर एंट्री कराई जाएगी, क्योंकि अगर फ्रंट गेट से लेकर जाएंगे तो शायद वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा है। ऐसे में कोई ऐसी अपडेट है क्या कि पीछे गेट से ले जाया जाएगा? कोई जानकारी इस बारे में राहुल? अभी ऐसा जो ये मामला है ये जो शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों तक है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर किसी पुलिस वाले से भी पूछा जाए तो वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसे अतीक अहमद के बाद अगर अतीक अहमद के बारे में अगर पूछा जाए कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई होगी कि कैसे होगी, कोई बता के तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अतीक के नाम पे ही फोन कर रहा है। तो पहले अतीक के नाम पे जो था, अतीक का जलवा था, अतीक का एक वो था, भय था, आज अतीक का भय कहीं न कहीं खत्म दिखाई दे रहा है। और आज सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता सरकार जो प्रशासन रही है उसी की सुनवाई हो रही है। कि पहले था कि ये प्रयागराज में कहे, प्रयागराज के सिवा भी अतीक अहमद का जो खौफ था, जो डर था, वो डर था, लेकिन आज वो डर खत्म दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कोर्ट में पेश होगा। एमपी एमएलए था, लेकिन क्योंकि सत्ता के हनक में था, आज वो सत्ता का हनक खत्म दिखाई दे रहा है। और उसके परिवार और उसे भी इससे पहले लग रहा था कि गाड़ी जो हमारी पलट सकती है, और पलटने के बाद ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन आज कोर्ट परिसर के है कि आज यहाँ से नैनी सेंट्रल जेल से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज में है, और रास्ते की पूरी चारों तरफ से व्यवस्था दिखाई दे रही है। और आप देख सकते हैं अभी हम दिखा रहे हैं कि अभी गई अंदर की मतलब जो व्यवस्था है चारों तरफ से, यहाँ पे 4 चौगन है सीसीटीवी कैमरे से। राहुल, एक बार हम चाहेंगे, आप नैनी सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हैं, तो वहां पर जिस तरीके से एक तरफ तो अतीक को निकाला जाएगा अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से, और दूसरा अशरफ को निकाला जाएगा यहाँ से, तो ऐसे में दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम है? क्योंकि हमारे सहयोगी नीरज मौजूद है, उन्होंने भी जानकारी साझा की, अलग अलग इंतजाम है। तो क्या दोनों भाइयों को एक साथ निकाला जाएगा या फिर अलग अलग टाइमिंग भी अलग अलग है? गाड़ियों के अलग अलग होने के साथ क्या टाइमिंग भी अलग अलग है दोनों की? आपसे बता दें कि टाइम तो फिक्स नहीं है, लेकिन गाड़ियां अभी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई थी कुछ देर पहले कि गाड़ियां दोनों गाड़ियां अंदर खड़ी हैं। आप देख सकते हैं, दर्शकों को दिखाएं, हमारे से अपने सहयोगी से कहेंगे, ये देखे दोनों गाड़ियां खड़ी, दोनों हैं अंदर खड़ी हुई है। अशरफ की गाड़ी अलग रहेगी और अतीक की गाड़ी अलग रहेगी, क्योंकि दोनों का जो जुड़वा था, जो एक टाइम था, दोनों का जो कहते थे वो आज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जेल में भी जो बैरिक है, दिखा किस तरह से गाड़ी है, ये देखें, ये गाड़ी है, दोनों गाड़ी खड़ी हो गई है, अलग है ये सब। ठीक है, आएंगे हम आपके पास आएंगे राहुल, लेकिन अब नीरज का रुख कर लेते, क्योंकि नीरज जो है वो लगातार प्रयागराज कोर्ट के बाहर मौजूद है वहां पर, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने जा रहा है। नीरज, हमने अभी नैनी सेंट्रल जेल की तस्वीरें देखी, उसके बाहर तो अतीक का कोई भी गुर्गा नजर नहीं आ रहा, अतीक का कोई रिश्तेदार वहां पर नहीं पहुंचा है, तो क्या इसे वाकई में खौफ ही समझा जाए योगी आदित्यनाथ का, या फिर सरकार का, या फिर पुलिस प्रशासन का? या अगर अब जो हम बात कर रहे हैं प्रयागराज कोर्ट की, उसके बाहर कोई पहुंचा है क्या? अतीक का कोई हमदर्दी, अतीक का कोई रिश्तेदार, या अतीक का कोई गुर्गा, या वहां पर भी सन्नाटा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आप जहाँ तक देखेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी और जो आरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, और किस तरह से कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरह से क्या क्या सज़ा हो सकती है, उसके लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर। हम उनसे भी बात करते हैं। सर, जिस तरह का केस लगा है, कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरह से फैसला आ सकता है, कितनी सज़ा हो सकती है? धाराएं तो इसमें ज़्यादातर जो हैं 2-3 सेक्शंस जो हैं वो नॉन अवेलेबल हैं, जिसमें जमानत कोर्ट के द्वारा इतनी आसानी से प्रदान नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने पहले ही जमानत प्राप्त कर ली है। उसके बाद मुकदमे का पूरा ट्रायल चला है 16-17 साल, उसके बाद ये फैसला आ रहा है। अब देखिए कोर्ट क्या फैसला करती है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई होगी, जाहिर सी बात है। अभियोजन ने भी अपना पक्ष रखा होगा, बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा होगा। सारे तर्कों को सुनने के बाद अब देखिए जो भी फैसला आता है वो कोर्ट का है, वो सबको मान। धाराएं लगी, उसमें अधिकतम कितनी सजा हो? सर, मैं FIR देखूँ तब इतना याद नहीं रहता, अगर FIR दिखाएंगे तो मैं उस हिसाब से मैं बताऊँगा। यानी कि जो धाराएं लगी हैं उसमें सजा जरूर हो सकती है। और आज अतीक अहमद आरोपी से अभियुक्त बनने का दिन है, तो बेहद अहम दिन है। और इस पूरे मामले की सुनवाई 17 मार्च को पूरी हुई थी, और 17 मार्च के बाद आज 28 मार्च का दिन है, और आज के दिन उसे सजा सुनाई जा सकती है।
जी बिल्कुल ठीक है नीरज, आप बहुत अहम जानकारी वहां से साझा कर रहे हैं। पूरा मामला नीरज विस्तार से बता रहे हैं कि क्या मामला था और किस तरीके से अब इतने साल बाद आज इस फैसले का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से नैनी जेल का हम रुख कर लेते हैं। वहां से हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से आपने हमें बताया कि घर का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं है, कोई और जो अतीक के गुर्गे थे उनमें से भी कोई वहां पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है राहुल, आपसे एक चीज हम समझना चाहेंगे कि जब जिस तरीके से आज लाया गया और जो एक वर्चस्व था, जो एक तूती बोला करती थी अतीक अहमद की, आज वहां पर सन्नाटा है। तो क्या ये वाकई में बाकी और माफियाओं के लिए भी एक मैसेज है कि अब किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा? क्योंकि अतीक अहमद का अगर हाल देखेंगे तो शायद उनके हौसले जरूर पस्त होंगे। जी जी, आपसे बता दें कि इंडिया न्यूज कल से ही दिखा रहा है, अपने दर्शकों को दिखा रहा है इस प्रोजेक्ट। जी राहुल, बिल्कुल न्यूज इंडिया पर लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी हम साझा कर रहे हैं। न्यूज इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है ये बड़ी खबर कि माफिया अतीक की कोर्ट में आज पेशी होनी है। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर हमारे जो सहयोगी है वो मौजूद है। बिल्कुल राहुल, बताइए, आप कल से आप लगातार न्यूज इंडिया पर अहम जानकारी साझा कर रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी करें राहुल। जी 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 जी, बता दें कि न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को कल भी दिखाया था, वो आज भी दिखा रहा है कि अतीक अहमद के गुर्गे दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। पहले था कि कभी किसी जमाने में एक टाइम था कि 100 गाड़ियां निकली थी कानपुर तक जाने के लिए, चुनाव का टिकट तोड़ा था ये चीज। आज यहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मार रहे हैं। उसके रिश्तेदार बड़ा किया और उन्हें काली कमाई दे करके अपने आप दिखाया कि भाई काली कमाई कमा करके जमीन जायदाद सब बनाया। आज कोई नहीं आ रहा है, कहीं भय, शासन प्रशासन का भय जो इस तरह नैनी सेंट्रल जेल के सामने आपको दिखा रहे हैं कि आप देख मीडिया हाउस से सहयोगी से कहेंगे कि देखें कोई नहीं दिखाई दे रहा। इस परिसर में इस टाइम था कि भीड़ लगता था, हाथों को चुमाया करता था। अतीक अहमद अल्लाह ताला माने करते थे। और आज देखिए मीडिया लोग है और सामने देखे खाली था। पहले वो जेल था, जेल को जेल मान रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं तो आज हंटर चल रहा है। योगी बाबा हंटर कहें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी का हंटर कहें, वो उसका जो भय है और पहले उत्तर प्रदेश ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए। आपसे अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। जैसे ही अतीक अहमद को और उसके भाई अशरफ को यहां से निकाला जाएगा, तुरंत हम आपके पास आएंगे, अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें न्यूज इंडिया दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आइए प्रयागराज कोर्ट का हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, सबसे बड़ी बात यह है कि आज उमेश पाल का जो परिवार है वो ये चाहता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना बेटा खोया है, जिस तरीके से किसी ने अपना पति खोया है, जिस तरीके से किसी ने अपना पिता खोया है, कम से कम सजा जो होनी चाहिए, जो फैसला आना चाहिए, वो फांसी से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, एक नजीर पेश करने के लिए, एक मिसाल पेश करने के लिए, या फिर बाकी और अपराधियों को भी एक अच्छा और सही मैसेज देने के लिए, एक कड़ा मैसेज देने के लिए सजा कम से कम क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो सज़ा होगी वो आने वाले कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, यानी कि किस तरह से कितना लंबा मामला चला, 25 जनवरी का वो दिन था जिस दिन राजू पाल की हत्या हुई थी। उसके बाद 2006 में राजू पाल की पिटाई हुई, उसका अपहरण हुआ और उस समय उससे कहा गया कि जो प्रत्यक्षदर्शी की भूमिका में है वो अपना केस वापस ले ले। और वर्ष 2007 में 5 जुलाई 2007 में राजू पाल ने ये मामला धूमनगंज में दर्ज कराया था, जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, आबिद, फरहान, इसके अलावा 11 लोग कुल थे उसमें, और एक अभियुक्त की मौत हो गई। यानी अब कुल 10 लोग बचे हुए हैं। और तब से ये बहुत ही तेजी से इसका ट्रायल हो रहा था। और जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई थी उस दिन अपने इसी मामले को लेकर वो कोर्ट में थे और यहीं से उनकी रहती हुई थी। यानी कि संघर्ष बहुत लंबा था, 17 बहुत लंबा संघर्ष, 17 साल का ये इंतजार, 17 साल का ये सफर, जो परिवार इंतजार में था। आज उम्मीद है कि उस परिवार को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर जो है वो बनी हुई है। पल पल की हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर दबिश जो है वो दी जा रही है। जी हां, महासमुंद में एमएलए के ठिकाने पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी और इस बार निशाने पर है बड़े उद्योगपतियों के ठिकाने, क्योंकि वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है।
महासमुंद में एमएलए के ठिकाने पर फिलहाल ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।